नीट 2026 का पेपर देने वालों को पता होगा कि जो पेपर आया है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया है, 2024 से मिलता जुलता ही आया है। 2025 का पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, तो उसकी जो भी कट ऑफ थी बहुत ज़्यादा ही नीचे चली गई थी, 520-25 नंबर के आसपास आ गई थी। बट इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस साल का पेपर आसान आया है, तो उसकी वजह से अब की बार की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पेपर कोड नंबर है 14, पेपर कोड 14 का अगर हम आंसर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फिजिक्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में वेलोसिटी वेरिएशन का क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि वेलोसिटी v टाइम के साथ में क्या होगी, उसका क्या ट्रेंड होगा। अगर यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की, वेलोसिटी v विथ टाइम t बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, पहले उसको ऊपर फेंका जाता है, फिर वो नीचे आती है, जब ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो हो जाएगी और फिर बढ़ते बढ़ते v हो जाएगी। बट ये केस पॉजिटिव का होगा और ये निगेटिव का। तो अब बात करें कि शुरुआत में वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो ये हमारा ये ख़त्म हुआ, और शुरुआत में पॉजिटिव होगी तो ये भी गया, अब बचे ये दोनों। तो हमारा एक बार पॉजिटिव दूसरी बार निगेटिव, तो उसकी वजह से हमारा ए भी गलत। तो हमारा जो ये कोड नंबर 14 का पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा। क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मेटल है, इसका वर्क फंक्शन दे रखा है इतना, और फॉलोइंग वेवलेंथ, इंसिडेंट रेडिएशन, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब दे रखा है। बट हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला दूसरा यूज करते हैं, हम लेमडा बराबर 1240 बटे यहाँ पर इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू 1240 बटे लेमडा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। जो यहाँ पर लेमडा होता है वो नैनोमीटर में होता है, एनएम में। अब यहाँ पर वैल्यूज रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 200 नैनोमीटर। बात करें तो यहाँ पर पावर ऑफ क्रेन दिया गया है, जो कि एक मास को लिफ्ट करता है 1000 kg के, हाइट 20 मीटर पर 10 सेकंड में। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा पावर का, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क यहाँ पर हम निकालेंगे mgh से, mgh अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 1000 इंटू 20 इंटू 9.8 अपॉन 10, 0 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2000, 9.8 इंटू 2000, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 19.6 किलो वॉट। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप नीट का पेपर देने गए हो, अगर आपसे ये गलती हो गई कि 19.6 पढ़ के आपने ये किलोवाट की जगह वॉट टिक कर दिया है, तो वो गलत है। तो ये सब जो सिली मिस्टेक होती हैं इनको अवॉइड करना होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये वीडियो जो है इस वजह से भी देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे मिस्टेक्स होती हैं और कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर ये मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर E इक्वल्स टू एच न्यू दिया गया है, ये एनर्जी है, यानी कि 1 का 4 से मैचिंग करा दूँ, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, ये सेकंड ऑप्शन कर लेते हो। यहाँ से हमारी जो है एक्यूरेसी सही हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गई हमारी ये पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने से, और हमारा प्रिसीजन बढ़ गया। अब यहाँ पर लेमडा की बात करें तो लेमडा हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो हमारा सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 हमारे एक ही में है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसमें मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी हमको फाइंड करना है। 5 किलो की बॉडी है, एक फोर्स लग रहा है 8 किलो 8 न्यूटन के, एक फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का। तो ऐसे एक बॉडी बना देनी है, 2 फोर्स लगा देने हैं परपेंडिकुलर, एक ऐसे, एक कोई बना दो आप 6 न्यूटन, एक बना दो 8 न्यूटन, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो वो हो जाएगा रूट अंडर, यानी कि 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करो तो आपको tan थीटा से निकालनी पड़ेगी, जो कि आएगी tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बचाने के लिए आपको क्या देखना चाहिए, 8 न्यूटन 8 न्यूटन 8 न्यूटन 8 न्यूटन से ज़्यादा आंसर दे रखे हैं, तो आपको जो डायरेक्शन निकाली हैं वो 8 न्यूटन फोर्स के रेस्पेक्ट में निकाल ली हैं। की बात करें तो सम उसके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब इतना दे रखा है। स्पीड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें तो वहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी, तो जो हमारी टोटल है 0.02 जूल, ये हमारी पूरी की पूरी एनर्जी पास हो जाएगी हाफ mv² में। यहाँ से जब आप जा कर के सॉल्व करोगे इसको, तो आपका आंसर जो आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का,
क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर ये 2 जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और उसके बाद जो ये हमारा m है, m नीचे जाएगा, और ये जो हमारा ग्राम में दे रखा है तो इस ग्राम को हम केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान बहुत रखना है। कभी कभार ये होता है कि जो ग्राम है आप उसको ग्राम में ही रख दोगे तो आंसर गलत होने के चांस रहते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 1.41 मीटर पर सेकेंड। अगर आपने कहीं कोई गलती रख दी तो ये देख लो 14.1 भी है एक ऑप्शन। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉक्स है 15 kg का, केप्ट ऑन अ फ्लोर स्टेशनरी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.12। यहाँ से हमसे ग्रेविटेशन दिया गया है और हमसे एक्सेलरेशन पूछी गई है, तो हम एक्सेलरेशन बराबर निकाल देंगे म्यू जी में रख दो 0.12 इंटू 10, यानी कि ये हो जाएगा 1.2, आंसर 1.2 फर्स्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टेकन एज यूनिटी, यानी कि 1 ले ली गई है। अब उसके बाद लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ पूछी गई है। यानी कि 6 मिनट 40 सेकेंड्स को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 360 प्लस 40, यानी कि 400 सेकेंड्स इंटू 1, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी ये 400। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। उसके बाद 9th वाले की बात करें तो हमारे इसमें केवल एक ही लगा है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ। हाफ वेव में पूरा रिजल्टेंट नहीं मिलता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर नंबर 2। अब उसके बाद बात करते हैं एक सबमरीन है जो कि डिज़ाइन करी गई है 100 ATM के फोर्स को अपने ऊपर लेने के लिए। इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, V = P0 प्लस रो जी एच की वैल्यू आपको निकालनी है। P आपको पता है, P0 आपको पता रहेगा, रो आपको यहाँ पर दे रखा है। अब उसके बाद ATM से जो उसका है पास्कल में कन्वर्जन वो भी दिया है, G आपको वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से H फाइंड कर लोगे। अब जब आप H फाइंड करोगे तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपना कर लेना, तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 990 मिनट्स। गाइस अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ कर दिया ना तो आप इसमें प्रॉपर माइनस मार्किंग की तरफ जाने वाले हो, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन 99 भी है, एक ऑप्शन 9900 भी है। आप इसको तो एलिमिनेट कर दोगे बट इन 3 में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना चाहिए जिसमें बहुत ही क्लोजली ऑप्शन दिए गए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम 100 वाट, इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट 75 जूल पर सेकेंड, देन द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा 25, क्योंकि उसने 100 वाट यानी कि 100 जूल पर सेकंड से आ रही है एनर्जी, 75 जूल पर सेकंड से वो काइनेटिक फंक्शन कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी किससे इंक्रीज होगी, वो 25 जूल पर सेकंड से होगी, जो कि होगा 25 वाट। अब बात करते हैं एक 100 टन है क्लोजली वाउंड सर्कुलर कोयल, उसकी रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर एज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतनी टेस्ला एट इट सेंटर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कोयल आर रेस्पेक्टिवली। कितना होंगे, तो अगर इसमें हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो हमारा मैग्नेटिक्स वाला ही हो जाएगा, और इसमें हमको एरिया भी बताना है और सर्कुलर कॉइल है, तो इसमें हम अपना कॉइल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, μ0 Ni अपॉन उस वाले फॉर्मूले का लगाने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.5 एम्पियर, जो कि 2 ऑप्शन में है। और अगर आप यहाँ पर बात करो मैग्नेटिक मोमेंट की तो वो आ रहा है 2m का स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है 3rd। आप जो है ना एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये दो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, ये दोनों भी रिलेटेड हैं। आपने पहला आंसर सही कर लिया तो आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो नीट के स्टार क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये हमारा क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला है। इसमें पाथ डिफरेंस λ/3 का दिया है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर फर्स्ट आने वाला है। 14 की बात करें, यहाँ पर करंट पूछा गया। अब करंट का ये सिंपल सा रूल होता है, डायोड में जो अपोजिट में लगे हैं उनको हटा दो,
यानी कि ये वाली हट गई, उसके बाद ये वाली हट गई। अब बात करें रेजिस्टेंस की, तो 4 और 2 का पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में जब लगाओगे तो इनका सॉल्यूशन आएगा अपॉन, यानी कि 8/6 जो कि हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करोगे अगर करंट के लिए, तो V इक्वल्स टू IR होता है, I इक्वल्स टू V10 अपॉन R हमारा 4/3 था, क्योंकि इधर जाएगा तो 3 ऊपर 4 नीचे, यहाँ से 2.5, या फिर आप कर सकते हो इसको 5/2, यानी कि 15/2, 15/2, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो होगा हमारा 15th होना चाहिए, 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा कॉनकेव लेंस दे रखा है, रे ऑफ लाइट emanating from an object parallel to the principal axis of lens after refraction passes through the second principal। अब अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि appears to diverge from the first principal focus, ये सही आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, ये सब इसमें हमको क्या करना है, निकालना क्या है, द संट रिक्वायर्ड, संट की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल्स टू IG G और ब्रैकेट में हम लेते हैं यहाँ पर कंप्लीट I माइनस IG। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आने वाला है वो है हमारा 0.01। इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चारों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सब क्वेश्चन हाइड्रोजन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, इन पे आपको जस्ट केवल फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड, 2.1 × 10⁻⁻10 मीटर। गाइस 12th की फिजिक्स जितनी भी होती है पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड ही होती है, कुछ पोर्शन को छोड़ने के बाद। बाकी जो 11th का है उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, बट एज़ कम्पेयर टू 12th 11th थोड़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती हैं। वर्क डन, इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा है, रेज मास m फ्रॉम द सरफेस अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन टू रेज द मास m हाइट इक्वल्स टू अर्थ, यानी कि ये हमारा आंसर तो पहले हमारा mgr ही होना था, बट यहाँ पर g नहीं, g इफेक्टिव लेंगे, उसकी वजह से जो हमारा आंसर आएगा वो mgr/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है, कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरेड का दे दिया है, इंडक्टर 1 मिली हेनरी का दे दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज दे दिया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। इसका जब आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करोगे, फॉर्मूला F इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2π √LC, ये फार्मूला लगा करके जब आप सॉल्व करोगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15.9, सेकेंड ऑप्शन किलो हेनरी। इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू हैं और सारे के सारे किलो हेनरी में ही थे, किलो हर्ट्ज में ही दे रखे हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। उसके बाद बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। तो 20th में आपसे क्या है, कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड, वन ऑफ देम चार्ज बाई 100 वोल्ट, डिस्कनेक्टेड, नाउ कैपेसिटर कनेक्टेड, अनचार्ज कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो अगर हम इसकी बात करें, पूरा का पूरा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ रख के सॉल्व करने के बाद, जो कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखो सॉल्व कर लो, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर यहाँ पर बात करें, वाह, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है और आसान सा होता है। रे मोनोक्रोमेटिक लाइट की पास कर रही है प्रिज्म के ABC फेस से, फिगर रिफ्रैक्टेड QR इज पैरेलल टू द बेस, बहुत ही अच्छा। एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज 50 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस I 50 डिग्री दे रखा है।
देन द एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया है, तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, और जब ये लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो आई और ई दोनों इक्वल हो गई, तो 50-50 यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ए 60 दे रखा है यानी कि 40 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन। अब हम अगर 22वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मीटर ब्रिज वाला क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ सेल ई गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज्ड, देन वी सेल ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमारा क्या होगा, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द जॉकी। तो गैस इसका क्या है, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं बट उनके बीच का रेशियो वगैरह सेम ही रहेगा। अब आना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, एक फ्लास्क के कंटेन आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो 2:1 बाई मास, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस, वी ऑर्गन RMS, वी क्लोरीन RMS इच, इनके बीच का रेशियो क्या होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसमें जो VRMS हमारा होता है, VRMS ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है 1/√, मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर हम ऑर्गन और इसका दोनों का दे रखा है और इसमें वेलोसिटी पूछा गया है तो अपोजिट हो जाएगा। ऑर्गन का हम मास नीचे रख देंगे और उस वाले का ऊपर रख देंगे, दोनों का √, ले लेंगे 7/4, 4 से 2 बाहर निकलेंगे, √7/2, यानी कि हमारा 23 का आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज PN जंक्शन डायोड इंक्रीजेस अबव द सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, द करंट इज कॉल्ड द रिजर्व सैचुरेशन करंट। तो इसमें हमारा ये चीज़ तो सही बोली गई है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है PN जंक्शन डायोड इंक्रीज करते हैं अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, द डायोड करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ये बात तो बिल्कुल सही है, बट उसको रिजर्व सैचुरेशन करंट कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऑल्दो आपने ये टर्म तो सुना ही नहीं होगा, रिजर्व सैचुरेशन करंट ये वाला टर्म ही नहीं सुना होगा आपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वन, कि ए तो करेक्ट है बट बी फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर। इक्वेशन दे रखी है इसमें, x एंड y सेंटीमीटर चाहिए, तो हमको फेज डिफरेंस बताना है, यानी कि हमको बताना है फाई। अब उसके बाद फाई अगर हमको बताना है, कैलकुलेट करें फॉर्मूले में पुट करने के बाद, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो हमारा आएगा 0.8 पाई रेडियन। आसान से क्वेश्चन आप फॉर्मूले पे वैल्यूज़ रख के खुद भी सॉल्व कर सकते हो। रेक्टेंगुलर वाल लूप साइड 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर विथ स्मॉल कट मूविंग आउट ऑफ अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला की डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द कट, द वेलोसिटी ऑफ द लूप इतने सेंटीमीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सॉल्टर साइड ऑफ द लूप विल बी। 26 वाले में हमसे EMF वगैरह पूछा गया है, तो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 10⁻⁴ वोल्ट। इसको अच्छे से याद रखना, हो सकता है 1.3 भी आपका आ जाए या फिर 4.8 भी आ जाए, क्योंकि ये जो पास पास वाले होते हैं और जो मल्टीप्लाइड वाले होते हैं इन पे बहुत डाउट आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसमें थिन वायर लेंथ L, लीनियर मास डेंसिटी M दिया गया है, बैंड सर्कुलर XY। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पहले आपको इसमें क्या पूछा गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्सेस y डैश। पहले आप रिंग का सीधा निकाल लो, फिर ये वाला निकाल लो, फिर यहाँ तक का निकाल लो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ml² अपॉन, इसका हो जाएगा 3 ml³ गाइस एक बार सॉल्व कर देते हैं। अगर यहाँ पर बात करें मास डेंसिटी को मास के टर्म पे लिख लोगे, फिर उसके बाद अगर सॉल्व करोगे तो L3 आएगा ना कि L2, तो ये भी गलत ये भी गलत। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, तब यहाँ पर 3 ml³ अपॉन 8 पाई है कि 3 ml³ अपॉन 8 पाई स्क्वायर है, सॉल्व करोगे तो 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा।
यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर 4th आ रहा है। अब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट बैटरी वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, टर्मिनल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, द करंट इन द सर्किट इज इतना, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज इसका क्या होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। अब इस फॉर्मूले में अगर आप इसको रखते हो तो आपको जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, क्योंकि ये तो हमारी 12 हो गई, उसके बाद आई हमारी दे रखी 0.6 और आर दे रखा है 2, यानी कि 1.2 माइनस 12 माइनस 1.2 11। इसका हमारा अगर सॉल्व करके देखोगे तो इसका हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 10.8, 28 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 में हमारा पूछा गया है व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विथ डिफरेंट रिएक्शन टाइम, पर्सन एक रिएक्शन टाइम ये सब दिया हुआ है। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर। तो अगर हम बात करें रिएक्शन टाइम सबसे ज़्यादा बी का है, सबसे ज़्यादा बी का है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी कौन चला होगा, बी। तो हमारा बी ये दोनों आगे हो गए, ये दोनों गलत। और सबसे कम रिएक्शन टाइम किसका है, डी का। तो हमारा जो सबसे कम रिएक्शन टाइम है वो हमारा सी का 0.18। तो सबसे कम डिस्टेंस चली होगी सी ने, यानी कि ये, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन। पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था। अब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 RPM टू 1200 RPM इन 10 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय फ्लाइट ड्यूरिंग दिस टाइम। गाइस ये तो जब आप प्रिपरेशन करते हो बहुत बार करवा दिया जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्मली हर साल ही ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 150। आप सिंपल जो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले होते हैं उनसे भी एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाल के सीधा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर नीचे दिया गया, लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, रेडियस ए, कैरिंग स्टेडी करंट आई, करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इन द रीजन। तो गाइस इसको अगर आप सॉल्व करने के बाद देखते हो तो इसका आंसर शुरुआत में तो 0 ही है, शुरुआत में 0, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन। 31 का आपका आ जाएगा आंसर नंबर 1। बात करते हैं 32 की। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁴ 1/3। तो इसमें हमको क्या निकालना है, 4 स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट कौन सा है। तो ये तो हमारी गलत हो गई ना, वॉल्यूम तो हमारी ए के उसमें आती, रेडियस हमारी A/3 होती, तो ए स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो A⁴ ये भी गलत हुआ, A⁴ ये भी गलत हुआ। अब बचे ये दोनों, तो हम बी को नहीं चेक करेंगे क्योंकि बी दोनों में कॉमन है, हम चेक करेंगे सी या डी में से किसी एक को। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो अगर हम बात करें और डी किया, द डिफरेंस इन मास ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो हमारा डी सही है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, BD करेक्ट, ACR फॉल्स, ए भी फॉल्स है, सी भी फॉल्स है। अब अगर 33 की बात करें तो इसमें हमसे पूछा गया 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट while conducting an experiment determine the effective length of a simple pendulum L, notes down the data of the time taken to complete 30 oscillations at 60 seconds, hence calculate the length of the simple pendulum। तो इसमें सीधा साधा सा फॉर्मूला लग जाएगा, T इक्वल्स टू L/U वाला फार्मूला लगाओ आप सीधा सा, और जब आप सॉल्व करने जाओगे इसका तो आ जाएगा आंसर 1 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर क्या है, सिंपल सा VSD इक्वल्स टू MSD करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा 0.02 सेंटीमीटर।
इसका आंसर आपका आने वाला है MST 1620 VSD इक्वल्स टू 16 MST, है ना। और ये आंसर आपका MM में से करना है। तो अगर आप देखो 0.2 mm और सेंटीमीटर, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। 35 वाले की बात करें, ईच साइड ऑफ द मेटालिक क्यूब ऑफ मास 5.580, साइड ऑफ द मेटालिक क्यूब मास इतना दे रखा है, मेजर्ड इतना सेंटीमीटर, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यूज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द क्यूब एक्सप्रेस्ड x इंटू दिस। तो अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो इसका फोर्थ आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होगा। यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप दोगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड या फोर्थ में से आना चाहिए। जब आप सॉल्व करोगे तो फोर्थ आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें अगर हम, क्वेश्चन नंबर 36 in interference and diffraction the light energy is redistributed, reduces the region producing dark fringes, increases the another region producing a bright fringe. इसमें as there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent and principle of the conservation of energy। ये तो सही बात है ना, 36 ये तो सही बात है ना, क्योंकि as there is no gain or loss of energy, ये तो सही है। diffraction and interference are characteristic exhibited by ओनली बाई लाइट वेव्स, ये गलत है। साउंड वेव्स के साथ भी होता है, तो ये फॉल्स, ये गलत। A ट्रू, B ट्रू, गलत। A ट्रू, B फॉल्स, थर्ड ऑप्शन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर C1 C2 C3 C4 10 माइक्रोफैरेड्स की इक्वल है। C5 अकेला है जो हमारा 2.5 माइक्रोफैरेड है। इनकी वैल्यू लिख दो 10 10 10 10 2.5। अब ये चारों हमारे सीरीज़ में लगे हैं, तो इनका पैरेलल में निकाल लो, यानी कि 10/4 जो कि हो जाएगा 2.5, और ये दोनों पैरेलल में होंगे तो 5 हो जाएगा। 10 के समथिंग आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें पूछा गया है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्जेस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका 5 आएगा, सेकेंड आंसर गया। अब उसके बाद चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली, तो अगर हम बात करें, जब हम करंट की बात करते हैं तो हमारा करंट पैरेलल में बट जाता है, और यहाँ भी बात करें तो हमारा चार्ज इनमें बट जाएगा। और ये ऑल कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आंसर, तो ये दोनों आपस में इक्वल अमाउंट में है, तो दोनों में इक्वल ही होगा, और इन दोनों में तो इक्वल ही होना है। तो अगर 37 की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप इस पर और इस पर डिवाइड करोगे, इन दोनों का भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो ये दोनों पे इक्वल हो जाएगा। और ये तीनों तो सीरीज़ में लगे हैं, चारों सीरीज़ में लगे हैं, तो उनमें भी सेम ही रहेगा। तो 125 ऑन ऑल कैपेसिटर, फोर्थ आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t एट द वेरिएशन काइनेटिक एनर्जी के विद टाइम t रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, 38 का हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो माइनस में नहीं जाएगी, और माइनस में नहीं जाएगी, प्लेन भी नहीं रहेगी, और उसके बाद ये फेज चेंज नहीं करेगी, तो हमारा सेकंड हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, रूम हीटर रेटेड 400 वोल्ट 220 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। इसमें पावर कंजप्शन का पूछा गया है, तो इसको P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अब यहाँ पर P न्यू जब निकालोगे तो P न्यू आ जाएगी हमारी P न्यू ऑन V वाली, और यहाँ पर P ओल्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 मल्टीप्लाइड 200 का स्क्वायर अपॉन 220 का स्क्वायर, ये कट गया, 10/11 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद जब आप देखोगे तो हो जाएगा 331 के करीब, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, टाइम टू रीच पीक ऑफ 60 हर्ट्ज AC, ये हमारा हो जाएगा
व्हाट विल बी द करंट, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया है, करंट 5 एम्पियर दिया है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 1/240। इसमें थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना क्योंकि इसमें T/4 भी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 to 45। क्वेश्चन नंबर 41, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्ट आंसर्स। तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0, सही बात है। तो हमारा ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत हो गया। अब हम बात करें अगर बी की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये तो गलत चीज़ हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे तो हमारे डिपेंड करेगा ही करेगा। अब बचे दो, डी और ई, दोनों में से कौन सा सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर नहीं, उसके बिल्कुल मेन पॉइंट पर होता है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एरी पॉइंट। डी नंबर सही है, तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 42 की बात करें अगर हम, तो ये क्वेश्चन NCERT बेस्ड हो गया, इस वजह से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब 42 की बात करें तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, ए का फोर्थ, माइक्रोवेव क्लिस्ट्रॉन वेल्व मैग्नेट्रॉन वेव, यहाँ से ये मैचिंग करी। और हमने बी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में इलेक्ट्रॉन इन एटम एमिट एनर्जी लाइट एनर्जी रेडियोएक्टिव डीके न्यूक्लियस लोअर एनर्जी विजिबल लाइट, हमारा बी का 1, तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं 43 वाले की। 43 में हमारा मेटालिक 4 यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम बेंड टू फॉर्म स्क्वायर लूप्स, ए रेजिस्टेंस 2 ओम, ए रेजिस्टेंस 2 ओम कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट एंड बी, डी बैटरी 2 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस एंड सी। एक हमारी लूप थी ABCD जो कि थी 4 ओम की, तो 1 1 1 1। अब हमसे करंट पूछा गया है। नाउ द करंट आई क्या होगा, तो आई के लिए हम इन दो पॉइंट्स के बीच का निकालेंगे। और जब इन दोनों का रेशियो, तो इसके लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का 2 हो जाएगा, इन दोनों का 2 हो जाएगा, 2 2 का पैरेलल में 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो हमारा EMF 2 है, A1 है, तो हमारा आंसर 4 ही आ जाएगा, 2 एम्पियर। अब बात करें 44 की, अननोन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी, मास इतना, द मास नंबर ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसका मास नंबर ए कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसका पूरा सॉल्व करने के बाद, तो आंसर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, जो कि हमारा फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसका आंसर आता है 4th, यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस हमारा क्या होता है, 4th ऑप्शन होता है हमारा। पॉइजन्स रेशियो हमारा डी का हमारा 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, सॉरी इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर फर्स्ट, क्योंकि यंग मॉड्यूलस है हमारा वो, तो ये होगा 1 का हमारा 2 और डी का हमारा 1, बस इसी से पूरा सॉल्व हो जा रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर कंप्लीटिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत आती है, रिजल्ट में आपको अपना रैंक प्रेडिक्टर चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे से बोल सकते हो, कमेंट कर दो रैंक प्रेडिक्टर के लिए। और उसके बाद अगर आपको फ्यूचर में जब काउंसलिंग करवानी है उस टाइम पे कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। और अगर आपको उससे पर्सनल मेरे को काउंसलिंग करवानी है या फिर कोई पर्सनल बात करनी है रिजल्ट के टाइम पे, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा हैंडल पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए है तो उसके लिए भी आप हमारे इंस्टा हैंडल पे आके कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टा हैंडल आपको वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि हमारा educast.mbbs, यहाँ पर आकर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो भी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं वहीं पे अपलोड करता जाऊँगा।
So guys, thank you. Have fun. Have rest. You have already given the one of the toughest exam, NEET, एंड जो आपका वाला है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं था जितना 25 का था। तो आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ में भी 640 जाए या फिर 630 जाए, बट 600 से नीचे तो किसी हालत में नहीं जाने वाली। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको ड्रॉप लेना है, क्या करना है, और पढ़ाई ना छोड़ें। जिनके जो मार्क्स हैं वो 500 से नीचे हैं वो तो पढ़ना अपना शुरू ही कर दें बहुत अच्छे से, और जिनके 550 से नीचे हैं वो भी अपना कोई भी बैच लेके पढ़ाई शुरू कर दें।